गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का लर्न स्प्रेड यूट्यूब चैनल के अंदर। वेलकम टू द विश्वास बैच का एक और नया चैप्टर, जिसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं आर एनवायरनमेंट के चैप्टर को, जो कि साइंस का आपके बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, या फिर कह सकते हो वो सबसे छोटा चैप्टर है। मतलब पूरे के पूरे क्लास 10 का सबसे छोटा चैप्टर है। तो वो यही एक चैप्टर है कि आर एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा छोटा चैप्टर एंड सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर। मतलब कब हम लोग इस चैप्टर को कब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एंड कब इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे पता भी नहीं चलेगा कि इतना ज़्यादा आसान चैप्टर है और इतना ज़्यादा इजी चैप्टर है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना तुमसे कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि इस चैप्टर से थोड़े अलग है। मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है ना, बट चैप्टर से अलग है थोड़ी सी चीज़ें। तो मैं तुमसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ, तो उन चीज़ों के मेरे को जवाब चाहिए। ठीक है, अब देखो, हमने मैक्सिमम यूट्यूब पे क्या देखते हैं, हम लोग यूट्यूब पे ये चीज़ देखते आ रहे हैं। है ना, हम लोग यूट्यूब पे ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि हम लोग को कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है ना, आपको क्लास 10 के लिए कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, तो वो मैक्सिमम टाइम्स आपको पीपीटी से पढ़ाता है ना। हर एक टीचर आपको पीपीटी से पढ़ाता है या फिर कोई पीडीएफ से पढ़ाता है ना। तो सबकी टीचर का पढ़ाने का अलग अलग तरीका है। बट मैं ये सोच रहा हूँ, है ना, कि आई एम थिंकिंग लाइक दैट कि हम लोग अगर एन से पूरा का पूरा पेपर हमारा बनता है, अगर हमारा पेपर एन से बनता है, सीबीएसई अगर एन को इतना मानती है ना, तो क्यों ना हम लोग एन की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ अपने लेके आए। मतलब हम जो भी चैप्टर कवर करवाएंगे ना, उसमें आप लोगों को एन की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिलवाएंगे, जिसमें हम लोग को हर एक एन की लाइन को उठाएंगे एंड पूरी लाइन को, हर एक लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, क्लास से ही आपका पूरा का पूरा 100% एन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 100% एन के कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। एन के कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज एन अगर आपकी पूरी करवाए ना, स्पेशली साइंस में अगर आपकी एन पूरी करवाए, तो आपके क्वेश्चंस तो ऐसे ही बन जाएंगे। कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, किसी भी लाइन से क्वेश्चन है, वो बन जाएगा। अब देखो, पीपीटी में जो बना के लिखा था ना, जैसे मैं भी पीपीटी बना के लिखा था, तो उसमें मैक्सिमम जो लाइन्स होती हैं वो एन से ही होती है, इंपॉर्टेंट लाइन्स ही होती है। बट कुछ ऐसी लाइन्स हैं जो हम लोग एन के इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, है ना। तो पूरी एन थोड़ी डाल देंगे पीपीटी में, उसको कंसाइज करके छोटे फॉर्म में डालते हैं, तो कुछ लाइन्स रह जाती है। तो अब उन लाइन्स को भी हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर कर सकते हैं, है ना। ऐसे लेक्चर्स में कवर कर सकते हैं, इसमें हम लोग पूरी एन को कवर कर सकते हैं। अब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ तो भाई बहुत कम टीचर्स ऐसे हैं जो करवा रहे हैं, मतलब शायद एक या दो ही हैं जो एन की लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन आपको दिलवा रहे हैं। तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता दें कि क्या हम लोग लाइन वाइज रिवीजन लेकर आए, है ना, जिसमें हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के बढ़िया को समझाएंगे, तो अगर वो बेटर होगा तब बिल्कुल बताइएगा, है ना। हम लोग उस तरीके से चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे, कमेंट्स में आकर आप सब बता सकते हो, अपने अपने ओपिनियंस आप लोग बता सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर, विच इज़ आर एनवायरनमेंट। साइंस का सबसे छोटा चैप्टर कह सकते हो आप लोग, पूरी की पूरी क्लास 10 का मैं कह सकता हूँ, है ना। और बहुत ही ज़्यादा आसान है ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग अराउंड 30 मिनट्स में कवर कर लेंगे। ऑल्सो इस लेक्चर के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को पॉइंट नहीं कर रहे होंगे, हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी इसमें कवर कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। वीडियो को 2x में, 1.5x में, 1.7x पे, जिस पर आप लोगों को अच्छे जम रहा हो उस पर डाल दीजिएगा, है ना। ये कुछ टॉपिक्स हैं आज की वीडियो के जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बाकी पहले तो हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले जिसको हम लोग पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या, इंट्रोडक्शन पढ़ देंगे। इन्वायरमेंट होती है बेसिकली, इन्वायरमेंट क्या होती है, जो हम लोग आज बाद में नेचर देखते हैं, है ना। जब खुले आसमान में जाते हैं, नेचर देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, है ना, एनिमल्स देखते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लैंड, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं, है ना। अब हमारा इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे, है ना, इकोसिस्टम एक ऐसी जगह है जहाँ पे नेचुरल थिंग्स, हाँ, तो जैसे यहाँ पे ह्यूमन बींग्स एंड मतलब यहाँ पे कह सकते हो फिर लिविंग थिंग्स, एंड जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर रहते हैं। इकोसिस्टम बेसिकली इज दैट थिंग जहाँ पे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर रहते हैं। लिविंग थिंग्स को हम लोग कह सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग कह सकते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम फूड चेन्स के बारे में, वेब्स के बारे में पढ़ेंगे। फूड चेन हम लोगों ने क्लास 9 क्लास 8 में पढ़ा था शायद, है ना, फूड चेन के बारे में, कि अगर एक एनिमल दूसरे एनिमल को मारता है, तो दूसरा एनिमल फिर तीसरा एनिमल को मारता है, तीसरा चौथा एनिमल को। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। हाउ डू आर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द इन्वायरमेंट। अब हम लोग कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है ना। ग्लोबल वार्मिंग्स हो गई, पॉल्यूशन होगा, क्या चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद ओजोन लेयर क्या होती है। ओजोन लेयर जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज को धरती पे डायरेक्टली पड़ने से रोकती है, वो होती है ओजोन लेयर, जो कि हमारे इकोसिस्टम में ही अवेलेबल होती है ना। एंड ये किस तरीके से डिप्लीट होती है ना, डिप्लीटेड होती है। डिप्लीटेड मतलब गायब हो रही है, धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, धीरे धीरे टूट रही है ना। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, मतलब हम लोग जो भी गार्बेज, हम लोग जो भी कचरा बना रहे हैं, उसको रिसाइकल यूज़ किस तरह से करना चाहिए, वो हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विद एनवायरनमेंट। ठीक है, आ जाओ। Environment means living, है ना, which surround us. It may include biotic and abiotic
कंपोनेंट, जैसे उन्होंने कहा कि लिविंग थिंग्स जो हम लोग हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, इसमें क्या है, ये सब है बायोटिक, है ना, और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, अबायोटिक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ रहा होगा कि क्या प्लांट्स बायोटिक हैं या प्लांट्स अबायोटिक हैं। तो सिंपल आंसर है, प्लांट्स बायोटिक होते हैं, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स ही होते हैं ना, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, है ना, जबकि वो चल नहीं पाते, है ना, बोल नहीं पाते, सुन तो पाते होंगे, है ना, बट बोल नहीं पाते, ये चल नहीं पाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग लिविंग थिंग्स नहीं है ना, दे आर लिविंग थिंग्स एंड उनको हम लोग बायोटिक कहते हैं। ठीक है, देखो बायोटिक के एग्जाम्पल दिए हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि हम लोग एनिमल्स हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, है ना। अबायोटिक कौन सी है, एयर, वाटर, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट एक्चुअल में वो चीज़ें लिविंग नहीं है ना, जिंदा नहीं है, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती। ठीक है, एनवायरमेंट अफेक्ट्स द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, है ना, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं थी, बट यहाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, तुम लोग को ये एग्जाम्पल जो है तुम लोग को एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है कि बताओ अबायोटिक एंड बायोटिक होते क्या हैं। ठीक है, तुमने उनको शॉर्ट में समझा दिया, बायोटिक वही चीज़ होती है जो कि लिविंग्स होती हैं, एंड अबायोटिक वो होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पे पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, ऑल द इंटरेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। मतलब लिविंग, जहाँ पे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब मिल के रहते हैं, है ना, वो फॉर्म करते हैं एक इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। ठीक है, ठीक है। थस एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, है ना, comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil, minerals। तो मैंने तुम लोग को यही कहा कि जहाँ पे लिविंग थिंग्स बायोटिक एंड नॉन लिविंग थिंग्स अबायोटिक लोग रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स मिल के रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स पढ़ने वाले हैं। अब एक इकोसिस्टम वो होती है जो कि नेचुरल होती है, और एक होती है जो कि हमने बनाई है, मैन मेड इकोसिस्टम्स। ठीक है, मैन मेड इकोसिस्टम्स मतलब कौन सी, क्रॉप लैंड्स, एक्वेरियम, है ना, एंड क्रॉप लैंड्स। नेचुरल में भी दो टाइप्स के आते हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल वो होती है जो कि फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स वो होते हैं, है ना, टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड इकोसिस्टम्स। एंड जो होते हैं सेकेंड टाइप के वो होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, जो कि मरीन इकोसिस्टम्स एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स होते हैं। मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम वही जो कि समंदर में होते हैं भाई, हमारे सी, ओशंस, लेक, पॉन्ड्स, वो सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं। एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वही जो कि हमारा जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, है ना, लैंड क्रॉप्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, ग्रास लैंड होते हैं, वो। ठीक है, मैन मेड कौन से होते हैं, जो कि क्रॉप लैंड होते हैं, एक्वेरियम जो कि हमने बनाया। ठीक है, हमने मतलब ह्यूमन बीइंग से बनाया। ठीक है, आगे 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 बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ क्लासिफिकेशंस, प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर। हाँ, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, एंड कंज्यूमर्स क्या होते हैं। एंड कंज्यूमर्स के काफ़ी सारे टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ हमने 8 और 9 में पढ़ी हुई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर में तुमको कहा था, ये सारी चीज़ हमने क्लास 8 में या 9th में आई गेस पढ़ी हुई होगी तुमने, मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे भैया, समझ लो बचपन से पढ़ता है। ऑल लिविंग थिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से टाइप्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कार्निवोरस एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, जो कि ऑल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गीज कैन प्रोड्यूस देयर फूड, है ना, शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना बना सकते हैं, है, प्रोड्यूसर्स मतलब क्या होता है, जो खुद का खाना बना सकते हैं, जब खुद के लिए रहने के लिए खुद का जो है फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें हम लोग कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स। जैसे कि क्या, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स, वो लोग क्या करते हैं, अपना खुद का खाना बनाते हैं ना भाई, है ना, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, है ना, शुगर या स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग लाइट एनर्जी एंड फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवा करके, है ना, क्या अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट्स क्या हैं, हमारे प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स से प्रोड्यूसर्स हैं। एक बात याद रखना, यहाँ पे नॉन लिविंग अबायोटिक बिल्कुल नहीं आने वाले। हाँ, ये हम लोग पढ़ रहे हैं किसकी बात है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, चाहे ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, है ना, इनकी बात होने वाली है बस। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, या कंज्यूम्स हम लोग ह्यूमन बींग्स ही कंज्यूम करते हैं ना, है ना, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर्स इन एदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द सब्सटेंस। कंज्यूमर्स डिपेंड्स ऑन देयर फूड्स और ऑन अदर्स फॉर द फूड्स। कंज्यूमर्स वो जो कि फूड कंज्यूम करने के लिए डिपेंड करते हैं, है ना। अभी हम लोग किस पे डिपेंडेंट है, हम लोग तो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है ना, जो खाना बना रहे हैं, खाना कौन बना रहा है, प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स, है ना, प्लांट्स खाना बना रहे हैं, हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट है ना, कि प्लांट्स से हमको क्या करेंगे, खाना देंगे।
तो हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो हम लोग कौन है, कंज्यूमर्स हैं। कौन है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स कंज्यूमर्स होते हैं। अब कंज्यूमर्स के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, जो कि एक हर्बीवरस कंज्यूमर होता है। हर्बीवरस कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कि ग्रास खाते हैं, ग्रास खाते हैं। कौन से होते हैं ये, काऊ एंड डियर, है ना। तो मैंने देखा काऊ जो होते हैं वो ग्रास खाते हैं, ग्रास ईटर्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं, हर्बीवरस होते हैं। कार्निवरस वो होते हैं जो कि फ्लैश ईट करते हैं, फ्लैश ईटर, जैसे कि लायंस एंड टाइगर्स, हाँ, दूसरों जानवरों को मार के खाते हैं ना, वो होते हैं कार्निवरस। ठीक है। पैरासाइट्स कौन से होते हैं, है ना, लिव एंड फीड ऑन द होस्ट बॉडी। ठीक है, लिव एंड फीड ऑन द होस्ट बॉडी मतलब किसी और जानवर को, या किसी जानवर जो मरा हुआ है ना, उसको खाते हैं, वो होते हैं पैरासाइट्स। ओमनीवरस हम हैं ओमनीवरस, हम लोग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स खाते हैं। क्रो क्रो क्रो, ठीक है। फीड्स ऑन बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश, मतलब वेज भी होते हैं, नॉन वेज भी होते हैं। ह्यूमन बींग्स तो वेज भी होते हैं, नॉन वेज भी होते हैं। तो हम लोग क्या है, ओमनीवरस हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको समझ लिया हमने। इसको हम लोगों ने ज़्यादा डीप पे नहीं समझने की कोशिश करी, एक तरीके से ऊपर से समझ रहे हैं, बिकॉज ये इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इसको तुम NCERT से पढ़ोगे ना, तब समझ में आएगा। इसलिए मैं तुम लोगों को वीडियो के सेट में कहा था कि NCERT पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है। तो क्यों ना NCERT के डिटेल्ड आप लोग को लाइन बाय लाइन लेके आया जाए वीडियो, जिसमें हम लोग आपको लाइन बाय लाइन समझाएंगे। इसी रीज़न से तुम लोगों को कहने की कोशिश कर रहा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं तुम लोग को PPT में तो पूरी की पूरी NCERT नहीं लिख के डाल सकता ना। तो भाई देखो, ये तुम लोग को कार्निवरस के लिए ना, कार्निवरस के लिए ये पूरी की पूरी चीज़ें बताई गई हैं, इतनी 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 इतनी। तो ये पूरी PDF मैं समझ नहीं कर सकता। तो ये PDF तो भाई 40 पेजेस की हो जाती आराम से। बढ़ते हैं डिकम्पोजर्स क्या होता है। डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि फंगीज और बैक्टीरियाज, है ना। हमने प्रोड्यूसर्स की बात की, प्रोड्यूसर्स में हमने बात करी प्लांट्स की, जो कि खुद का खाना प्रोड्यूस करते हैं। एंड हमने कंज्यूमर में किसकी बात करी, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स की, है ना, जो कि खुद उस खाने को, है ना, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन डिपेंड उन पे ही होते हैं खाने के लिए अपने। ठीक है, तो वो होते हैं कंज्यूमर्स। अब मर रहे हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, फंगीज एंड बैक्टीरियाज विच ब्रेक डाउन डिकम्पोज द डेड प्लांट्स animals complex compounds into the simpler ones. Thus decomposers helps in replacement of the natural resources. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फंगी और बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, जो कि डेड प्लांट्स के अंदर से डिकम्पोज होते हैं, है ना, वो एनिमल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, है ना, उसको एनिमल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सिंपल कंपाउंड्स में बनाते हैं, है ना, उसको कंज्यूम करते हैं। कौन थे, फंगीज एंड बैक्टीरियाज। ठीक है, ऐसे फंगीज या ऐसे बैक्टीरियाज जो कि डेड प्लांट्स को, है ना, डिकम्पोज करते हैं एंड उसके एनिमल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर वंस में बनाते हैं, है ना, और उससे जो है उसको फीड करता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज पर रिप्लेसमेंट भी होती है ना, कन्वर्ट हो गया ना, तो रिप्लेसमेंट हो गई। देन डिकम्पोजर्स यहाँ भी बढ़ते हैं। डिकम्पोजर्स फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ अदर एनिमल्स, वही फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ अदर एनिमल्स, है ना। डिकम्पोजर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम्स बाय डाइजेस्टिंग डेड मैटर्स, दे पुट न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल एंड मेकिंग देम अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अब देखो, जो भी डेड एनिमल्स हैं या डेड प्लांट्स हैं, है ना, उनकी जो रिमेनिंग्स होते हैं, है ना, उनकी जो डेड मैटर्स होते हैं, है ना, उसको ना वो लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेड प्लांट्स के अंदर, वो सारे के साथ सॉइल के अंदर फिर से चले जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर्स को, इसको प्लांट्स को, जो फ्रेश प्लांट्स बने हैं ना, उन प्लांट्स को हेल्प करते हैं ताकि वो प्लांट्स नए प्रोडक्शन कर सके। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं फंगीज एंड बैक्टीरियाज, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो। ठीक है ठीक है ठीक है। अब बात करते हैं फूड चेन की। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई फूड चेन। फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम्स अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द एनर्जी। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। एक एनर्जी के लिए एक जानवर, है ना, एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा जाता है, बस, है ना, दूसरा एनिमल तीसरे एनिमल को खा जाता है। तो ये हमने पूरा का पूरा एक फूड चेन देखा था, फूड चेन देखा था। तो देखो यहाँ पे तुम लोग को एग्जाम्पल मिल जाएगा एक फूड चेन का, बहुत प्यारा एग्जाम्पल देखा था फूड चेन का। ठीक है, तो ये तुम लोग फूड चेन का एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक है ठीक है, देखो ये प्लांट्स है, प्लांट्स को कौन खाता है, डियर। डियर क्या करते हैं, प्लांट्स को खाता है। डियर क्या करते हैं, जंगल में आता है, भैया प्लांट्स को खाएंगे, प्लांट्स को खाता है, पीछे से आ जाता है टाइगर, लो भैया आ गया, उसको खा गया, है ना, उसको खा गया। तो ये क्या बनी, ये हमारी बनी एक फूड चेन। ठीक है, दूसरी फूड चेन कौन सी बनी, फ्लावर्स। फ्लावर्स पे कौन होते हैं, इंसेक्ट्स, है ना। फ्लावर्स पे कौन होते हैं, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स होते हैं ना फ्लावर्स के ऊपर, हाँ, और उन फ्लावर के इंसेक्ट्स को कौन खाता है, फ्रॉग भैया जी, हमारे फ्रॉग भैया जी खा लेते हैं उसको, है ना। अब फ्रॉग भैया उनको खाते हैं, और फ्रॉग भैया जी जब उसको खा रहे होते हैं ना, तो पीछे से कौन आता है, पीछे से आते हैं हमारे स्नेक भैया। स्नेक भैया बोलते हैं ले थसम, चूस लेते हैं, मतलब क्या, जहर डाल देते हैं। कौन, स्नेक भैया। स्नेक भैया इसको मार देते हैं, इसको फ्रॉग भैया को, है ना। और जब स्नेक भैया उन्हें आराम से खा रहे होते हैं, है ना, फ्रॉग भैया को आराम से खा रहे होते हैं, तो ऊपर से कौन आता है, ईगल। कौन आता है, ईगल। ईगल आते हैं, देखो ईगल भैया, ईगल भैया नीचे, यहाँ पे स्नेक भैया है। ठीक है, ईगल भैया आ रहे हैं, उसको उठा कैसे ले गए। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड फूड चेन। ओके, ये हमारी सेकेंड फूड चेन है। थर्ड फूड चेन, ग्रास।
वही है यार, प्लांट्स। देखो हर एक फूड चेन ना प्लांट से स्टार्ट हो रही है। यहाँ तुम एक चीज़ नोटिस करो, हर एक फूड चेन ना प्लांट से ही स्टार्ट हो रही है, हाँ, और जाके एनिमल पे ख़त्म हो रही है, जाके एनिमल पे ख़त्म हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये ग्रास है, इसको ना ये इंसेक्ट्स ने खा लिया, इस इंसेक्ट को फिश ने खा लिया, फिश को डक ने खा लिया, ये भी एक फूड चेन बन गई भैया। ठीक है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अभी ना हमने फूड चेन ना बहुत कम पढ़ी थी, अब क्लास 10th में आ गया तो थोड़ा सा तो बड़े हो गए, क्लास 10th में आगे थोड़े से बड़े हो गए, तो थोड़ी चीज़ें ऐसी तो थोड़ी हम लोग को कॉम्प्लेक्स देंगे। कौन सी? ईच स्टेप ऑफ अ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। जितने भी लेवल ऑफ फूड चेन है ना, एक से ज़्यादा लेवल, जैसे कि अभी देखो जो मेरी ग्रास थी, ग्रास को कौन खा रहा था? ग्रास को कौन खा रहा था? ग्रास पे कौन था? इंसेक्ट्स थे, इंसेक्ट्स थे, है ना। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ, बिल्कुल अच्छे से दिखाता है यहाँ पे। ग्रास था, ठीक है ग्रास। अब ग्रास को कौन खा रहा था? इंसेक्ट्स खा रहे थे। ठीक है ठीक है। अब इंसेक्ट्स को कौन खा रहा था? हमारे फ्रॉग भैया खा रहे थे, फ्रॉग भैया खा रहे थे। फ्रॉग भैया को किसने थप्पा किया? फ्रॉग भैया को थप्पा किसने किया? स्नेक ने। और स्नेक भैया बोलने लगे मैं तो अमर हूँ, मैं तो अमर हूँ। ऊपर से कौन आए? ऊपर से कौन आए? ईगल भैया आ गए, ईगल भैया आ गए, उसको खा लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या बन रही है? हमारे एक कॉम्प्लेक्स फूड चेन बन रहा है। ठीक है, अभी इसमें जो ईच लेवल है, जैसे ये ग्रास का ऊपर से इंसेक्ट पे, तो ये एक लेवल हो गया, तो ये लेवल को कहते हैं हम लोग ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, है ना, टू विच ट्रांसफर द एनर्जी टेक्स प्लेस, है ना। अब जैसे देखो इंसेक्ट्स जो है ग्रास को खा रहे थे ना, तो उन लोग को वहाँ से एनर्जी मिल रही थी, तो वो हर एक स्टान पे, जैसे फ्रॉग ने इसको खा लिया उसको एनर्जी मिल गई, स्नेक ने फ्रॉग को खा लिया उसको एनर्जी मिल गई, ईगल ने फ्रॉग को स्नेक को खा लिया तो उससे यहाँ से इसको एनर्जी मिल गई। ठीक है ठीक है, तो इसको ना हम लोग ने 4 पॉइंट्स में डिसाइड किया हुआ है। एक तो होते प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर होते ग्रास, ठीक है। एक होते प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। इनको अच्छे समझते हैं, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सन एनर्जी। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो सन की 1% एनर्जी से कंज्यूम कर रहे होते हैं। ये एक फैक्चुअल बात है, ये एक फैक्चुअल बात है, ठीक है, मान लिया भैया, मान लिया मान लिया मान लिया। द फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिट डायरेक्शन इन फूड चेन। जो एनर्जी की फ्लो है वो यूनिट डायरेक्शनल है, ठीक है, डायरेक्शनली नहीं कनेक्ट हो रही है, यूनिट डायरेक्शनली कनेक्ट हो रही है ना। देयर इज एन ग्रेजुअल डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। ठीक है, देयर इज एन ग्रेजुअल डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। देखो ये जितने भी हमारे ट्रॉफिक लेवल्स हैं, इसमें जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जैसे यहाँ पे 1000 kg की एनर्जी थी, केजे की, है ना, तो ये हमारा ट्रॉफिक लेवल जो ऊपर ऊपर जा रहा है। ठीक है, हमने देखा था हर एक लेवल पे एक एक ट्रॉफिक लेवल बनता है, हर लेवल पे ट्रॉफिक लेवल बनते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो ग्रास था, ये जो ग्रास था, हाँ, ग्रास की सपोज 1000 kg की एनर्जी थी, है ना। अब उस ग्रास को इंसेक्ट्स ने खा लिया, उस ग्रास को इंसेक्ट ने खा लिया, है ना। अब इंसेक्ट को जब फ्रॉग ने खाया तब इंसेक्ट की कितनी एनर्जी रह गई थी? 100 kg की, है ना। जब स्नेक ने फ्रॉग को खाया तब उसकी कितनी रह गई थी? 10 kg की एनर्जी रह गई थी। ठीक है, अब ईगल ने जब स्नेक को खाया तब उसकी कितनी रह गई? 1 kg की, 1 kg नहीं भैया, 1 kg की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? विद द लेवल, हम जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है फूड चेन का, फूड चेन का लेवल बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो एनर्जी है वो ड्रॉप हो रही है। क्या हो रही है? एनर्जी, जो उनके खाने के अंदर की एनर्जी है ना, मतलब जो भी इनके अंदर जो एनर्जी है, जो भी इस प्लांट्स के, जैसे कि इंसेक्ट्स के अंदर जो एनर्जी है या फ्रॉग के अंदर जो एनर्जी है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, ऐसे। अच्छा, 10% लॉ, द एनर्जी अवेलेबल इन ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज 10% टू द प्रीवियस लेवल। ठीक है, 10% ऑफ द प्रोड्यूसर, जैसे मैंने तुम लोगों को समझाया वैसे ही कि 1000 kg थी, फिर 100 kg हो गई, फिर 10 kg हो गई, फिर 1 kg हो गई, है ना। अब इनकी किसको मिलती है? टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर्स को। प्राइमरी कंज्यूमर वो होता है जो कि फर्स्टली कंज्यूम करते हैं, है ना। अब जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो ऊपर की तरफ हो रही है ना, तो धीरे धीरे ऊपर 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 कम होती जा रही है, ठीक, कम होती जा रही है। ठीक है धीरे, तो प्रोड्यूसर होते हैं जो कि एक्चुअल में प्रोड्यूस करते हैं। देखिए ग्रास, ग्रास हमारी थी प्रोड्यूसर, ठीक है, ग्रास। प्राइमरी कंज्यूमर जो उसको फर्स्टली कंज्यूम करता है, फर्स्टली कंज्यूम करता है, कौन था हमारे यहाँ पे? इंसेक्ट्स, रुक जाओ, इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स। सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर जो उसको बाद में जो इंसेक्ट्स को खाता है, कौन? फ्रॉग भैया, फ्रॉग भैया थे। टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो कि लास्ट में आते हैं, है ना। अब फ्रॉग भैया को कौन खा रहे थे? स्नेक भैया खा रहे थे। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ यार, तुम लोगों मैंने एग्जाम्पल के दौर में समझा दिया है ना। अब बात करते हैं फूड वेब की, जो फूड चेन से डिराइव हुआ है। द फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर फॉर्मिंग अ फूड वेब लाइक पैटर्न विच इज नोन एज फूड वेब। सारे फूड चेन ना एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड इन कनेक्शन को हम लोग कहते हैं फूड वेब।
ठीक है, पूरी वेब है ये, जैसे हम लोग वर्ल्ड वेब कहते हैं, है ना, वर्ल्ड वेब कहते हैं, वैसे ही फूड की, है ना, फूड चेन की एक पूरी पूरी वेब है, ठीक है। तो हम लोग देखो यहाँ पे तुम लोग को एग्जांपल मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। देखो ये एक ग्रास को ना, ये इंसेक्ट खा रहे थे, इस इंसेक्ट को फिश ने खा लिया, फिश को कौन है भाई, ये नज़र भी नहीं आ रहा मेरे को, जो भी है, ठीक है, इसको किसने खाया, लाइन ने। अब देखो सब फूड चेन ना एंड किस पे हो रही है, देखो ये दो फूड चेन किस पे एंड हो रही है, हमारी टाइगर भाई सब पे एंड हो रही है, क्योंकि उनको तो कोई नहीं खा सकता, वो तो हमारे हैं। इन अ फूड चेन वन ऑर्गेनिजम्स मे ऑक्यूपाई अ पोजिशन इन मोर देन वन फूड चेन एंड ऑर्गेनिजम्स कैन ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड इन टर्न मे बी ईटन अप बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब एक ऑर्गेनिजम्स एक ही फूड चेन पे नहीं होगा, एक ऑर्गेनिजम्स एक या दूसरा भी कोई एनिमल खा सकता है। अब ज़रूरी थोड़ी है, देखो टाइगर जो होता है, ज़रूरी थोड़ी कि टाइगर सिर्फ एक ही एनिमल को खाता है, टाइगर तो अनेक एनिमल्स को खा सकता है, जंगल का राजा है भाई वो, है ना, टाइगर लायन जंगल का राजा होता है ना। टाइगर जो है वो तो किसी भी खा सकता है, बिकॉज वो तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है ना, ही इज़ फुल ऑफ पावर्स, है ना। तो वो क्या कर सकता है, वो किसी को भी खा सकता है ना। तो वो एक एनिमल या एक से ज़्यादा एनिमल्स को खा सकता है, ठीक है। तो वो एक हायर लेवल ऑफ ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, है ना। मे और शायद आखिर में जाके वो किसी और का शिकार बन जाए, हाँ, मतलब एक पूरा का पूरा जंगल ही चल रहा है भैया, है ना। जंगल में कैसा होता है उसी तरीके से। अब बात करते हैं ओजोन लेयर की। चैप्टर बड़ा छोटा है भैया, 30 मिनट में खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, है ना, आराम से। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, अब इन्वायरमेंट के क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको कैसे डील किया जा सकता है ना। चेंजेस इन्वायरमेंट अफेक्ट अस एंड आर एक्टिविटीज चेंज द इन्वायरमेंट अराउंड अस, दिस लीड्स टू स्लो डिग्रेडेशंस ऑफ एनवायरमेंट दैट अराउज मेनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब हम लोग इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, है ना, उससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है ना। हमारे जो ओजोन लेयर है वो ख़त्म होती जा रही है ना। वेस्ट हमारा काफ़ी बढ़ रहा है। देखो अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट तुम्हारे एनसीईआरटी में ना स्पेसिफिकली सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स की बात करी है, जो कि ओजोन लेयर की प्रॉब्लम और एक है तुम्हारे वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम, हाँ, जो भी तुम्हारा गार्बेज है ना, गार्बेज जो भी कचरा फेंक देते हो ना भाई रास्ते पे, नहीं फेंकना होता, है ना, उसकी बात हो रही है वेस्ट डिस्पोजल की, है ना। अब देखते हैं, पहले सबसे पहले जिससे हम लोग बात करने वाले हैं ओजोन लेयर के बारे में, ठीक है। अब पहले तो हम लोग ओजोन लेयर की बात करिए। ओजोन लेयर क्या है, ओजोन O3 शायद तुमने पढ़ा होगा 9th में भी, ठीक है। ओजोन लेयर इज एन लार्जली फाउंड इन स्ट्रेटोट्रॉफी, है ना, विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर फ्रॉम 12 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स अबोव सी लेवल। अब सी लेवल जैसे देखो तुम्हारे यहाँ पे ये सी है मान लो, है ना, ये सी है, मान लेते हैं सी से 12 से 50 किलोमीटर, सॉरी 15 से 50 किलोमीटर तक रास्ता है ना। अगर ऐसे ऊपर जाओगे तो सी लेवल के ऊपर से, ठीक है, मतलब बहुत है ना, मतलब इतना भी नहीं है बट है। ओजोन इज एन डेडली पॉइजन्स बाय द ग्राउंड एट अ ग्राउंड लेवल। ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड अर्थ विच एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन। जो मैं तुम लोग को स्टार्ट में बता दिया था कि ओजोन लेयर क्या होती है, एक ब्लैंकेट होती है अर्थ के ऊपर, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर पे अवेलेबल होती है, जो कि सी लेवल से 12 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे होती है ना। अब ये ओजोन लेयर क्या काम करती है, ये ओजोन लेयर अगर ग्राउंड पे टच हो जाए, ग्राउंड लेयर पे आ जाए, तो ये डेडली पॉइजन बन सकती है ना, मतलब पूरा ख़त्म, खलास, ठीक है। लेकिन ये जो ओजोन लेयर होती है ये एक ब्लैंकेट का काम करती है बेसिकली, है ना। जितने भी अपने जो सन से जो हार्मफुल रेडिएशंस आती है ना, जो हार्मफुल रेडिएशंस आती है, इन रेडिएशंस को जो है ये रोकती है ना। मतलब जैसे कि देखो मैं आप समझाता हूँ। जैसे ये अपना सन है, ठीक है, मान लो, रुक जाओ, मान लो ये सन है, अब मान लो यार तक, ठीक है, आ जाओ, सन है, ठीक है, ये सन है ना, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी प्यारी सी अर्थ है, यहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है। अब जो सन है, इस सन से निकलती है कुछ हार्मफुल रेडिएशंस, जो सन अपने जो लाइटें फेंकता है ना वही हार्मफुल रेडिएशंस। अब अर्थ पे ना एक ब्लैंकेट है जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर का ब्लैंकेट, ओजोन, हम लोग कहते हैं ओजोन। अब क्या करता है ओजोन, क्या करता है बेसिकली, देखो जो भी ये सारी चीज़ें हमारी आ रही है ना, ये रेडिएशंस बहुत हार्मफुल होती है, मतलब ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन की स्किन के लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है, या फिर एटमॉस्फेयर के लिए हमारी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। बट ये जो रेज आती है ना, इसको ये ओजोन लेयर का कर दिए, है ना, ओजोन लेयर इसको ना रुका देती है यहाँ पे, है ना, और जो भी हार्मफुल रेडिएशन होती है ना उसको फेंक देती है बाद, है ना, बेसिकली। और अर्थ पे ना इतनी हार्मफुल रेडिएशन नहीं पड़ती, जस्ट द रीज़न इज़ व्हाट, रीज़न इज़ द ओजोन लेयर, रीज़न क्या है, ओजोन लेयर। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, हम प्यारे से इंसान क्या कर रहे हैं, इस ओजोन लेयर को ख़त्म कर रहे हैं। अब हर साल
थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ रही है, ठीक है, जब भी सूरज आता है ना। अब भले ही बारिश का मौसम हो या भले ही ठंड का मौसम है, बट कुछ रीजन्स में ना अभी भी बहुत गर्मी लगती है, ठंडी में भी बहुत गर्मी लगती है ना। क्यों? क्यों? बिकॉज ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है भाई, ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है। हर साल गर्मी इतनी क्यों बढ़ रही है? 40 डिग्री सेल्सियस, 35, 36 तो चल ही रहा है इंडिया में। क्यों इतना चल रहा है? बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है भाई, है ना। अगर ओजोन लेयर इस तरह ख़त्म होती रही तो समझ जाओ फिर तो ठीक है, समझ जाओ। तो ये हम लोग को एक दिया हुआ है ओजोन लेयर के बारे में। अब कुछ बातें ओजोन लेयर के बारे में और बताई गई है, ठीक है। ओजोन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब ओजोन का देखो इक्वेशन उन्होंने देख ली होगी ऊपर क्या थी, O3। O3 कहीं से तुम्हारे देखो नज़र नहीं आ रहा, मतलब ऐसे समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को कि O3 कहीं से बना हुआ है ना। O3 के आसपास कुछ एक O2 भी कुछ तो होता है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी तो कुछ होता है। तो वही तो बोल रहे हैं भाई, ऑक्सीजन तो वही तो बोल रहे हैं। जब ऑक्सीजन यूवी रेडिएशन से पास होता है तो वो 2 ऑक्सीजन छोड़ देता है, हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? O2। जब वो यूवी रेडिएशन से पास ऑन होता है तो वो 2 अपने ऑक्सीजन को ना डिवाइड कर देगा। 2 ऑक्सीजन होते हैं उसको डिवाइड कर देगा, तो 1 ऑक्सीजन होता है। तो एक ऑक्सीजन जो ना, है ना, मतलब जो एक ऑक्सीजन होता है ये, है ना, वो रिएक्ट कर देता है विद अदर ऑक्सीजन एंड बनता है क्या? ओजोन। ओजोन लेयर बन जाती है। सिंपल सिंपल, समझा नहीं? आ जाओ समझाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, रुक जाओ, आ जाओ समझाते हैं। देखो जैसे हमारी ऑक्सीजन है, ठीक है ठीक है, देखो देखो देखो, ये हमारी ऑक्सीजन है ना। अब जब ये यूवी रेडिएशन से पास ऑन होती है, जब हमारी यूवी रेस पड़ते हैं तब क्या हो जाता है? ये गर्म बोलते हैं भाई, गर्म है, ठीक है, गर्म है। तो गर्म होता है ना। और उससे क्या होता है, मजाक कर रहा हूँ, है ना। तो उससे क्या होता है, जब हमारी ऑक्सीजन है ना, O2 है, वो अलग अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है ना। स्प्लिटिंग, क्या कहा उन्होंने? स्प्लिटिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो हमारी ये O1 बची है ना, ये अकेली O बची, अकेली ऑक्सीजन हमारी जो अकेली बची है ना, ये O, ये क्या करती है? किसी भी अदर ऑक्सीजन के साथ, दोस्त एक से ऑक्सीजन अलग हुई ना तो बाकी तो ऑक्सीजन रहेंगे, तो उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देती है और बनाती क्या है? O3, ठीक है। O1 प्लस O2 इज O3। सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स, राइट। तो वही क्या बनाती है? हमारी ओजोन लेयर बना देती है। समझा 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 समझ गया सर, समझ गया बिल्कुल समझ गया। अरे बिल्कुल समझ गया, अरे इजी कॉन्सेप्ट है भाई, क्यों नहीं समझेगा। द डिक्लाइन ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस इन अंटार्कटिका वाज फर्स्ट इट इज ऑब्जर्व्ड इन 1985। अरे भाई साहब, एंड वाज टर्म्ड ओजोन होल। अरे बाबा बाबा बाबा, देखो ओजोन लेयर थिक हो रही थी कब से? 1985 में देखा गया था पहली बार। कहाँ पे? अंटार्कटिका में, याद रखना। फैक्ट से आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अब क्यों भला, क्यों हमारा ओजोन लेयर खत्म हो रहा है? जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको, है ना। एक्सेसिव यूज ऑफ CFC क्या होता है? एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का एक केमिकल होता है जो कि तुम्हारे जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसमें अवेलेबल होता है। जब भी हम लोग फ्रिज खोलते हैं तो उसमें से निकलती है एक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली गैस। और ये गैस क्या होती है ना, जाती है हवा में, उड़ता है फिर ऐसा करके वो हवा में जाती है और मिल जाती है किसके साथ? ओजोन के साथ, है ना। और उससे पोल्यूट करती है, ओजोन को ब्रेक डाउन कर लेती है। कौन सी गैस होती है? CFC, याद रखना ऐसा, ठीक है ना। कॉस्ट ओजोन डिप्लीशन इन द अपर एटमोस्फियर, ठीक है। देखो या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स, हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर भी इसका एक एग्जाम्पल होता है, उसमें भी यूज़ होती है ये, ठीक है। नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखो मैक्सिमम ना आजकल के रेफ्रिजरेटर्स जो नए रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं ना, उसमें ये नहीं है, ठीक है, उसमें नहीं है। रेफ्रिजरेटर्स का मतलब रेफ्रिजरेटर्स ही होते हैं यहाँ पे, है ना। अब रेफ्रिजरेटर्स में आजकल के फ्रीजर्स में नहीं आता ये, है ना, ये वाला सिस्टम नहीं है। CFC आता ही नहीं, अभी पहले आता था, ठीक है। इन 1987 द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP, याद रखो, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। अंटार्कटिका में फाइंड आउट होता 1985 में पहली बार ओजोन लेयर थिकनेस को, उसको नाम क्या दिया था? ओजोन होल, ठीक है। और 1987 में, हिस्ट्री तो यहाँ पे भी आ गई मैं ये, 1987 में UNEP, द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, हाँ, ये एक फॉर्म हुआ था, है ना, इन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन इन 1986 लेवल्स। It is mandatory for all the manufacturing companies to make CFC free refrigerators throughout the world। जैसे हम लोग कहा कि आजकल नहीं बनते भैया CFC वाले फ्रिजेस, पहले बनते थे। देखो अब यहाँ पे कनेक्ट करो, डॉट्स कनेक्ट करो, देखो डॉट कनेक्ट करो। पहली चीज़ तो 1985 में अंटार्कटिका में ओजोन होल नाम का एक, मतलब
फाइंड आउट हुआ था कि अंटार्कटिका में जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहा है, और ऑब्जर्व किया गया था 1985 में कि ओजोन होल उसका नाम दिया गया था। उसके बाद 1986 में, कनेक्ट करो डॉट्स कनेक्ट करो, आराम से आ जाएगा। 1986 में इस लेवल्स के ऊपर है ना आवाज़ उठाई गई। क्या उठाई गई? आवाज़। आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाई गई, ठीक है। एंड फाइनली इन 1987 में UNEP का एक प्रोग्राम निकला जिसमें CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स की मांग करी गई एंड पूरी हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गार्बेज डिस्पोजल, हमने 2 टॉपिक्स पढ़ने थे। हमने पढ़ना था एक ओजोन लेयर के बारे में, हमने पढ़ लिया। हमें पढ़ना था गार्बेज के बारे में, हमें पढ़ना था गार्बेज के बारे में। हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। गार्बेज डिस्पोजल है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड of the consumer goods have created a major problems in the form of wastage and disposals and accumulation and its disposal, especially in the urban areas. The different methods of solid waste disposal commonly used around the world are, ठीक है। पहले ही हम लोग को एक ही पैराग्राफ में बता दिया गया कि गार्बेज कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, या फिर जो मार्केट में डिमांड राइज हो रही है ना, प्रोडक्ट की डिमांड राइज हो रही है, डिमांड, ठीक है। डिमांड इकोनॉमिक्स की बात कर रही है हमें, ठीक है। डिमांड राइज हो रही है। अब डिमांड राइज होने से क्या हो रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं, प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मतलब उस प्रोडक्शन से होने वाले वेस्ट बढ़ रहा है, उस प्रोडक्शन से होने वाले वेस्ट बढ़ रहे हैं। अब उस प्रोडक्शन से होने वाले जब वेस्ट बढ़ रहे हैं तो उन वेस्ट्स को यहाँ पे प्रॉपरली डिस्पोजल नहीं किया जा रहा है ना, फेंक दिया जा रहा है कहाँ पे, रिवर्स में, या तो सी में डाला जा रहा है ना, या फिर उन्होंने लैंड्स में फेंका जा रहा है ना, प्रॉपर तरीके से उस पर डिस्पोजल नहीं हो रहा, ठीक है। अब कैसे करना है डिस्पोजल, बात करते हैं। अच्छा, चैप्टर खत्म होता, अरे उसका डिस्पोजल कैसे करना है, फिर सबसे पहले तुम लोग रिसाइकल कर सकते हो, ठीक है। रिसाइकल कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो उस प्रोडक्ट को फिर से उसको रीयूज़ करने के लिए। मतलब एक प्रोडक्ट अगर ख़राब हो गया, एक प्रोडक्ट है अगर वो ख़राब हो गया है ना, उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको फिर से उस मेथड से ले जाओ, प्रोडक्शन करो उसकी, है ना, उसको रिसाइकल कर लो, ठीक है, ताकि वो क्या हो सके, ताकि वो रीयूज़ हो सके, ठीक है। बेसिकली हम लोग इस तरह से पढ़ने वाले हैं, द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कॉमनली यूज अराउंड द वर्ल्ड आर, ठीक है। इतनी चीज़ हमने पढ़ी, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ, खत्म। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो मेरे को लगी नहीं है इस PDF में आनी चाहिए, PPT में आनी चाहिए। तो ये इतना ही हमारा चैप्टर था, आधे घंटे का चैप्टर था, खत्म हो चुका, आधे घंटे में चैप्टर खत्म कर लिया। बट एक और चीज़ बची है, मैं तुम लोगों को क्या कहा था मैंने कि हम लोग NCERT भी कवर करने वाले हैं, सोल्यूशन भी कवर करेंगे, NCERT के क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो आ जाओ यार। देखो अपने चैप्टर समझ लिया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब फटाफट से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और विश्वास बिजनेस में एनरोल हो जाओ। तो बस इस तरीके के तुम्हें लेक्चर्स मिलने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली। क्या चीज़ें मिलने वाली विश्वास बैच के रिलेटेड, और तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ तुम लोग को एक लिंक मिल जाएगी उस वीडियो पर जाके क्लिक करो, उस वीडियो को देखो, तुम लोग को समझ में आ जाएगा तुम लोग क्या क्या चीज़ें लेने वाले हो। विश्वास बैच में तुम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। अभी क्लास 9 के लेक्चर्स आ नहीं रहे, है ना, लोग बोल रहे थे कि क्लास 9 के लेक्चर्स आ नहीं रहे, क्यों नहीं आ रहे, तो क्लास 9 के लेक्चर्स बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है। बहुत जल्दी हम लोग क्लास 9 के लेक्चर्स लेके आने वाले हैं। बट हम लोग सबसे बड़ी चीज़ तो बोर्ड्स पे फोकस करना चाहते हैं, तो इस रीज़न से हम लोग अभी थोड़ा उसके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने चैप्टर पढ़ लिया, हमने कंसेप्ट समझ लिए, है ना। आई गेस हमने 100% यहाँ पे कंसेप्ट नहीं समझे, है ना, बिकॉज जब तक NCERT तुम अच्छे से रीड नहीं करो ना, 100% कंसेप्ट कभी नहीं आने, कभी नहीं। तुम कितने भी बड़े से बड़े टीचर के पास चले जाओ, कितनी बिग से बिग टीचर के पास चले जाओ, है ना, बट वो आखिर में पढ़ा था तुम लोग का PPT से ही है। NCERT का हर एक लाइन थोड़ी हमारी ये नहीं हो रही ना, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा मिला एंड इफ़ आपको चाहिए तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। आप लोगों को NCERT पूरी की पूरी लाइन बाय लाइन कवर करके डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी NCERT की, जिससे हमारी पूरी NCERT कवर हो जाएगी। और NCERT मस्ट है, बाकी तुम किसी भी टीचर से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, अगर तुमने अच्छे से NCERT नहीं पढ़ रखी है तो नहीं हो सकता बॉस। बाकी ये तो फास्ट होता है। अभी हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, अब बहुत थोड़े क्वेश्चंस कर ले। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, ऐसे आइटम्स जो कि नेचुरल होते हैं, है ना, नेचुरल होते हैं, और उसको जो है हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। नेचुरल आइटम्स बोल सकते हो हम लोग, नेचुरल आइटम्स, ठीक है, नेचुरल आइटम्स। अब कौन कौन से नज़र आ रहे हैं, ज़रा एक बार फिरकी मार लेते हैं नजर, है ना। ग्रास, फ्लावर्स एंड लेदर, ठीक है, ग्रास, फ्लावर्स एंड लेदर। अच्छा, यही तो आंसर है हमारा।
अरे भाई यही तो आंसर है हमारा, यही तो आंसर है हमारा, है ना। ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक। प्लास्टिक ब्रो, प्लास्टिक प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है? अरे नहीं भाई, गलत है। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो केक, केक बायोडिग्रेडेबल है? केक, ये फ्रूट पील्स बायोडिग्रेडेबल है? अरे नहीं भाई, केक, वुड, ग्रास, केक बायोडिग्रेडेबल है? नहीं भाई। बच्चा कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। इसमें क्या है? ग्रास बायोडिग्रेडेबल है, फ्लावर्स बायोडिग्रेडेबल है, लीदर फ्लावर बायोडिग्रेडेबल है, तीनों नेचुरल हैं। मारो टिक, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो PDF चाहिए तुम लोगों को इस पूरे क्लास की सेशन की, तो बिल्कुल कमेंट कर देना, मैं भेज दूँगा साहब। कमेंट करता ना, फिर दूंगा मैं, ये डिस्क्रिप्शन में तो ना दे रहा मैं। जाओ। विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ फूड चेन? ठीक है, जैसे कि ग्रास, वीट एंड मैंगो, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फूड चेन में आती है? ठीक है, ग्रास, वीट एंड मैंगो। वीट ब्रो, क्या तुमने वीट बोलो? वीट बोला तुमने? हाँ जी, वीट कैसे हो सकता है भाई? एक सेकेंड भाई, वीट कैसे हो सकता है? वीट तो ग्रेन है। हम तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स की बात करने वाले थे, लिविंग थिंग्स की बात कर रहे थे, बट यहाँ पे तो फूड ग्रेन्स वाली नहीं था, बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। फिर हम लोग सी ऑप्शन की बात करते हैं, गोट, काउ एंड एलिफेंट। एलिफेंट, एलिफेंट कैसे आ गया भाई? एलिफेंट तो नहीं है। ग्रास, फिश एंड गोट, ठीक है ये भी हो सकता है, बट ये लोग एक ही फूड चेन में थोड़ी आ सकते हैं, नहीं आ सकते ना। तो एक फूड चेन में क्या आ रहा है? ग्रास, ग्रास को गोट ने खाया, और बाकी जो भी नॉनवेज हैं वो समझ गए बाकी जो भी नॉनवेज हैं वो समझ गए कि उन्होंने किसको खाया। ठीक है चलो चलो, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मारो भैया टिक मारो, चलो आगे बढ़ता। मुझे तो फॉलोइंग सर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कौन सी? कैरिंग क्लोथ बैग टू बाय परचेज इन द वाइल शॉपिंग। अरे तो प्लास्टिक से तो अच्छा ही है, अरे प्लास्टिक से तो बहुत बेटर है क्लोथ वाला बैग। बिल्कुल डन डन, करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन है। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैन, इलेक्ट्रिसिटी बच रही है भैया। इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज जो होती है ना आजकल बहुत होती है, अच्छा ऑप्शन है भाई ये, यूज़ करो बिल्कुल। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर। स्कूटर मतलब पेट्रोल जलना बच हो गया। अरे पेट्रोल नहीं जल रहा, पैसे बच रहे हैं, उसके साथ इन्वायरमेंट भी फ्रेंडली रह रहा है, तो ये भी ऑप्शन कहीं सही है। और तीनों ऑप्शन कैसे सही बोल सकते हैं भाई हम लोग? तीनों ऑप्शन थोड़ी सही लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते ना, तो हम लोग को नीचे ऑप्शन दिया है ना भाई, ऑल द बोर्ड मारो टिक, दिया है ना ब्रो, तो मारो टिक मारो, चलो हो गया। इतनी हमारी MCQs थे। ठीक है देखो, वॉट विल हैपन इफ़ वी किल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉफिक लेवल? एक ही ट्रॉफिक लेवल में सारे ऑर्गेनिज्म मार दो, क्या होगा? इफ ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉफिक आर किल्ड इट विल बी डिस्टर्ब द इकोसिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल एंड फ्रॉम फूड। अच्छा ठीक है, ऐसे समझ में आया तुम लोगों को, मैं तुमको समझा देता हूँ। देखो अगर तुमने एक ट्रॉफिक लेवल पे मार दिया, जैसे देखो जैसे अभी कौन थे हमारे? ग्रास थे, ग्रास, उसको किसने खाया था? इंसेक्ट्स ने। उसको किसने खाया था? फ्रॉग ने। अब हम लोग अगर इंसेक्ट्स को गायब कर दें यहाँ से, इंसेक्ट्स को ही गायब कर दें, तो फ्रॉग खाएगा किसको? अरे भैया फ्रॉग किसको खाएगा? तो फ्रॉग किसको नहीं खा, किसको खा नहीं पाएगा? फ्रॉग नहीं खा पाएगा, तो फ्रॉग को भाई खाने वाला कौन? स्नेक बुक आ रहेगा, है ना, स्नेक बुक आ रहेगा। अब स्नेक बुक आ रहेगा तो हमारा ईगल बुक आ रहेगा। ठीक है, पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी इससे। देखो क्या पढ़ो फिर से। if organisms in one trophic level are killed, it will be disturb the ecosystem of the organisms in the next trophic level and will not have food to eat. Simple, वही तो कहा मैंने। आ जाओ। Will the impact of removing all the organisms in one trophic level will be different to the different trophic levels? Can the organisms of one trophic level be removed without the causing any damage to ecosystems? बिल्कुल यार, बिल्कुल एक बाइक से नहीं करने वाला। अगर हम लोग दो ट्रॉफिक सिस्टम्स है एंड ट्रॉफिक लेवल से, एक ट्रॉफिक लेवल से लोगों को रिमूव कर दें, तो क्या दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे कुछ असर पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा यार। विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन ट्रॉफिक लेवल विल डिफरेंट टू द ट्रॉफिक फॉर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स? येस बिल्कुल, द इम्पैक्ट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। रिमूविंग एनी ऑर्गेनिज्म इन ट्रॉफिक लेवल कॉज डैमेज टू इकोसिस्टम। तुमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ गया है भाई कि अगर हम लोग एक ट्रॉफिक लेवल को मार दें, फिर किल कर दें, तो हमारा पूरा इकोसिस्टम ही बिगड़ जाएगा, है ना, पूरा इकोसिस्टम में ही गड़बड़ाई आएगी। तो उसको तो हम लोग ने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के बताया गया, तो मैंने लोगों को इसी तरह से कहा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बस क्या इंपैक्ट करेगा अगर हम लोग डिफरेंट इकोसिस्टम्स पे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे कुछ करें?
तो बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा यार, बिल्कुल, यस बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा, है ना, पूरे इकोसिस्टम को हिला के रख देगा। मेरे आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? पढ़ा हमने पूरे चैप्टर में? बताओ मेरे को, एक बार बताओ, क्या हमने ये वर्ड पूरे चैप्टर में कहीं पढ़ा? नहीं, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है, ठीक है। एक और रीजन मिल गया। विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशंस बी डिफरेंट एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम्स? है ना, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस इज अ प्रोसेस बाय विच हार्मफुल सब्सटेंस such as pesticides use increase in concentration as they move up to the food chain. The level of magnification will be higher at a higher trophic levels. ठीक है, ठीक है, ठीक है। Biomagnification level is a process by which harmful substances such as pesticides increase in concentration as they move up to the food chain. The level of magnification will be higher and higher trophic. यार बाय बार बार बोल दिया गया। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस क्या होते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग हार्मफुल सब्सटेंस को जैसे पेस्टिसाइड्स होता है, पेस्टिसाइड्स इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन एज दे मूव अप द फूड चेन, ठीक है, इनको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, फूड चेन्स को, ठीक है। दो अभी लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन इन डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट होगा, बिल्कुल बिल्कुल, हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे हायर लेवल होगा, जिससे हायर ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे हम लोग, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट बी जनरेटेड? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमने पढ़ लिया, जो नेचुरल वेस्ट होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, कैन कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज, हाँ, लॉन्ग टर्म डैमेज कॉज कर सकता है टू द इन्वायरमेंट एज डू नॉट डिकम्पोज एंड एक्यूमुलेट। देखो अब कुछ ऐसी चीज़ों से जैसे प्लास्टिक, आ जाओ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ना भाई, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास ही है, जो कि प्लास्टिक। अगर 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 कुछ हो गया, अगर जैसे हमने प्लास्टिक को डिकम्पोज करने की ट्राई करी, तो प्लास्टिक नेक्स्ट 100 मिलियन ईयर्स में भी डिकम्पोज होगा, 100 मिलियन ईयर्स में डिकम्पोज होगा प्लास्टिक। तब तक प्लास्टिक डिकम्पोज ही नहीं होगा, है ना। तो प्लास्टिक क्या रहेगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल रहेगा, क्या रहेगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। और लॉन्ग टर्म डैमेज करेगा वो धरती को, जब तक वो धरती पे रहेगा, जब तक वो अर्थ पे अवेलेबल रहेगा, तब तक वो अपने इकोसिस्टम को, तब तक वो अपने सॉइल को, अपनी लैंड को खराब करता रहेगा, और कुछ नहीं, ठीक है। लीडिंग द पॉल्यूशन एंड अदर इन्वायरमेंटल इश्यूज। बस जो मैंने वो कहा, आ जाओ। If all the waste are generate in biodegradable, will this have impacts on the environment? बिल्कुल बिल्कुल, अरे कॉमन सेंस की बात है। अगर हम लोग सारे वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल कर दें, है ना, जो कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो कि डिकम्पोज हो सके, है ना, जो कि डिकम्पोज हो सके। तो अगर बायोडिग्रेडेबल कर दें हम लोग हर एक वेस्ट को, तो उससे क्या होगा? कोई इम्पैक्ट तो होगा ही नहीं इन्वायरमेंट पे, हाँ, उल्टा इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा। इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा तो नेचर हमारा हेल्दी रहेगा। Even if all the waste generated in biodegradable, it can be still have impact on the environment if it is not managed properly. तो ये वो बात अलग है ना, कुछ भी इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा अगर हम लोग ने, इम्पैक्ट तभी होगा अगर हम लोगों ने उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करा तो। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेसिव वेट्स कैन लीड टू एन ओवर यूज ऑफ डिकम्पोजर्स, ठीक है, विच वुड डिस्टर्ब द इकोसिस्टम बैलेंस। अगर हमने उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया था, मतलब सही चीज़ है ना, चीज़ सही है कि हमने सारे वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल कन्वर्ट कर दिया, बट ना अगर हमने इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करा ना, तो पूरी तरह से खराब हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हमने एक्सेसिव वेस्ट यूज़ करा, है ना, तो वो डिकम्पोज को खराब करेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाई इज डैमेज टू ओजोन लेयर कैन कॉज फॉर कंसर्न, विच स्टेप्स कैन बी टेकन टू लिमिट दिस डैमेज? ओजोन लेयर खराब करने से क्या होगा? अरे भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूवी रेज घुस जाएंगे इंडिया के अंदर, सॉरी अर्थ के अंदर, है ना, ये पूरे इकोसिस्टम्स को यूवी रेज घुस जाएंगे, पर द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस, है ना, फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हमने पढ़ा, है ना। डैमेज इन द ओजोन लेयर कैन लीड टू इंक्रीज लेवल ऑफ यूवी रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सर्फेस। तो यूवी रेडिएशन जो है ना अर्थ सर्फेस पे आएगी, सिंपल जो मैंने पढ़ा, है ना, विच कैन कॉज स्किन कैंसर एंड अदर हेल्थ इश्यूज। हमने कहा ना कि यूवी रेज हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा खराब चीज़ है, तो हमारे को स्किन कैंसर हो सकते हैं, है ना, और अदर हेल्थ इशू हो सकते हैं। स्टेप्स विच बिन टेकन इंक्लूड द रिड्यूसिंग द यूज ऑफ CFC, जो कि ऑब्वियसली CFC बहुत खतरनाक केमिकल है, उसको कम यूज़ करो, आजकल कम ही हो रहा है ना। अदर ओजोन डिप्टींग सब्सटेंसेस, ठीक है। इस लाइन में वही सारी चीज़ें बताई गई है, तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें बताई गई जो हमने ऊपर पढ़ी है, ठीक है। सिंपल 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 सिंपल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमने अप्रॉक्स 45 मिनट्स में, हम बोल सकते हैं हमने 45 मिनट्स में चैप्टर खत्म कर दिए। 45 मिनट्स हमारा आर इन्वायरमेंट, चैप्टर एंड्स, मतलब हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है।
है ना। हमने आर एनवायरमेंट को मात्र 45 मिनट से मैं खत्म कर लिया। होप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सभी में शेयर कर दो भाई, फैला दो इस वीडियो को, ठीक है। अच्छा लगा होगा, होप सो तुम लोग को सच में अच्छा ही लगा होगा लेक्चर। अगर तुम्हें सब चीज़ें समझ में आई हैं तो बिल्कुल कमेंट्स में कर देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग किसी और नई वीडियो के नए लेक्चर के अंदर। अभी हम लोग नेक्स्ट कौन सा चैप्टर लेकर आए और क्या वो लेक्चर को हम लोग पीपीटी से ही करवाएं या फिर एनसीईआरटी से करवाएं, है ना। मैं सोच रहा हूँ कि एक चैप्टर को एटलीस्ट एनसीईआरटी से कवर करवा के दिखावा हम लोगों को। हम लोग उसमें क्या करेंगे होता है, हमारी प्लानिंग ये है बेसिकली कि अगर हम लोग एक चैप्टर कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग एक चैप्टर कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उस जो भी पैराग्राफ में या उस जो भी पेज में जो भी चीज़ें तुम लोगों को कंसेप्ट बताया होगा ना, तो तुम लोग को साइड वाइज ऐसे ब्लैक बोर्ड पे, जो हमारा ये बोर्ड है ना, इस बोर्ड पे तुम लोग को अच्छे से मैं सबसे पहले उस कंसेप्ट को समझाऊंगा विथ एग्जाम्पल्स उस कंसेप्ट को समझाया जाएगा। एंड देन हम लोग उसको ना, उसी कंसेप्ट को फिर एनसीईआरटी के लैंग्वेज समझेंगे ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ सके चैप्टर, ठीक है। तो बताना कैसा प्लान है हमारा, है ना। बाकी तो तुम्हारी मर्जी है भाई, हाँ, तुम जैसे बोलोगे वैसे हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं, बाकी ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को, है ना। थैंक यू सो मच। अगर हमने यहाँ तक ये लेक्चर को देखा है तो बिल्कुल तुम लोगों को समझ में आया ही होगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो के अंदर। तो बाय, गुड बाय, थैंक यू।